हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, घर पर बैठ के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी और 2024 में कुछ बड़ा 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ आप बड़ा धमाल करने वाले होंगे। तो अच्छी बात है, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आपके बीच आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा, जो कि लाए हैं ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से राजीव क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। जी हाँ, और वो भी ऑनलाइन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस करते आए हैं, लास्ट वीडियोस में हमने अलग अलग तरीके से कैसे हम लोगों ने समरी स्टार्ट किया, किसी फिजिक्स के चैप्टर के बारे में हम लोग पहला चैप्टर कैसे ख़त्म किया, समरी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। उसी तरीके से सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, उसका हम लोगों ने समरी पढ़ा था और कुछ उस पर बहुविकल्पी प्रश्न किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन पढ़े थे उसके बाद से हम लोग आज क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव और धारिता के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। समरी भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगाए थे, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग प्रैक्टिस किए होंगे। उसी पे क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करना। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट है। गोले के केंद्र पर कितना विभव होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। समरी में मैंने बताया था कि अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, खोखला गोला है, क्या है, अगर कोई खोखला गोला है, ये गोला नहीं बन पाया, ये हमारा अगर कोई खोखला गोला है, ठीक है, अगर इसके पृष्ठ पर, ठीक, अगर खोखले गोले के पृष्ठ पर हमारा वैद्युत विभव की कुछ वैल्यू दी हुई है यहाँ पर V, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे जैसे आएंगे सेंटर तक हम आते रहेंगे, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, खोखले गोले के अंदर कहीं भी V की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी नियत होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E=0 होता है। डिस्कस किए थे कि नहीं हम लोग दोस्तों, हमने समरी में इसके बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने बताया था इसको। तो क्या होता है, खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, गोले केंद्र पर कितना होगा, हम जानते हैं कि अगर इस पे 5 वोल्ट है तो केंद्र के अंदर भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। अच्छा, और केंद्र के बाहर अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, KQ/R। ये हमारा विद्युत विभव कैसे वेरी करता है दूरी के साथ। R हमारा दूरी होता है, V हमारा वैद्युत विभव होगा, KQ/R ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जैसे दूरी बढ़ती रहती विभव कम होता जाता है, ठीक है। तो अंदर जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी अगर बाहर 5 वोल्ट है तो अंदर भी क्या होगा, हमारा 5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पर बाहर 5 वोल्ट है तो अंदर भी क्या होगा, 5 वोल्ट होगा, क्योंकि नियत होता है। चलिए आइए देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न हमारे चल रहे हैं, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में कृत कार्य होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमारा क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, उसको 180 डिग्री कोण पे घुमाने में कृत कार्य होगा। यानी कि मान लीजिए हमारा क्या है, जैसे इधर इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कोई हमारा क्या रखा है, डायपोल रखा हुआ है, हमारा इसमें क्या है, एक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसका डायरेक्शन मान लीजिए अगर इधर है तो इसको 180 डिग्री पे घुमा देना है, यानी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हमको कर देना है, यहाँ पे 180 डिग्री इसको क्या करना है, मूव करा देना है, यानी विद्युत धुरी को 180 डिग्री कोण घुमाने में कृत कार्य होगा। तो टोटल कितना कार्य होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको।
देखिए टोटल कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम 0 से मूव कराएंगे कहां तक, 180 डिग्री तक, तो क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी 0 पे उसके अंदर जितने कार्य क्या होता है भाई, जितनी ऊर्जा होती है उसके पास उतना कार्य करता है, तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जितनी ऊर्जा 0 डिग्री थी उसको फिर भाई घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा चाहिए, कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो जितनी ऊर्जा लगी होगी वो उतना कार्य किया होगा, तो 180 डिग्री पे घुमाने के लिए कितना कार्य हो गया, कितनी ऊर्जा लगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था U इक्वल टू क्या होता था, माइनस PE कॉस थीटा, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो यहां अगर हम लोग रखें तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस 180 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां हो जाएगा माइनस, फिर यहां क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस PE कॉस 0 डिग्री। यहां तक क्लियर है, यानी 180 घुमाने में 0 से 180 तक गए तो उतने में कितना हमारा एनर्जी लगा होगा, ऊर्जा रिलीज होगी, स्टोर हुई होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। जितना कार्य करता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में द्विध्रुव में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। U इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं माइनस PE कॉस थीटा होता है, यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। तो 180 पे कितना और 0 पे कितना है, तो इस तरीके से हम लोग W180 माइनस W0 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस PE हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होती है कॉस 0 की। अब देखिए और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस PE इंटू -1 प्लस PE, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, माइनस P क्या हो जाएगा, PE प्लस PE, यानी हमें यहां से क्या मिल जाएगा, 2PE, यानी क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण पे घुमाने में कृत कार्य कितना होगा, तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। इसको हमेशा दिमाग में रख लीजिए, लर्न कर लीजिए, अगर बहुविकल्पी आते हैं तो तुरंत टिक मार दीजिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो लिख के उसको इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा 1 पेज में, ठीक है। तो इस तरीके से अति लघु में भी बन सकता है और ये बहुविकल्पी में भी बन सकता है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, 0 से 180 पे अगर हम घुमा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 2PE हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2PE हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए इसको, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था और सेकेंड चैप्टर में भी, दूसरे में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, किसकी यूनिट होती है, ऊर्जा की, वेग की, विभव की, कोणीय संवेग की, किसकी होती है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए किसकी होगी, यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, वोल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा होगा, क्या होगा, विभव की नहीं होगी, वेग की नहीं होगी, कोणीय संवेग की नहीं होगी, किसकी होगी, ऊर्जा की होती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू था भाई, क्या होता था, V इक्वल टू W बाई क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आया था, V इक्वल टू W अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का फॉर्मूला ये था हमारा, या विभवांतर इसी को बोलते हैं, W बाई क्यू। W हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया, वही क्या हो गया, कार्य हमारा क्या हो जाता है, W इक्वल टू V इंटू की, कार्य हमारा क्या होगा भाई, वही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V क्यू, क्यू हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, वोल्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो किसका हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, किसकी इकाई हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, ऊर्जा की। क्लियर है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा की इकाई हो जाएगी।
देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एक साथ में यहाँ पे दे दिया गया। छोटा क्वेश्चन था, ऑप्शनल है इसलिए एक साथ में दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग पढ़ लिया जाएगा। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में से किस रूप में रहती है? किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में से किस रूप में रहती है? भाई संधारित्र को हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। संधारित्र को आवेश देते हैं, जितना आवेश देते हैं उतनी क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसकी ताकत, उसकी क्या बढ़ती है, पोटेंशियल, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका विभव बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जितनी ऊर्जा उसमें हम लोग क्या देंगे, जितना हम लोग आवेश देंगे क्या होगा, वो ताकतवर बनता जाएगा। यानी ताकतवर बनेगा तो क्या होगा, आवेश, विभव, विद्युत क्षेत्र और धारिता किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा में किस रूप में रहती है। भाई अगर आवेश दे रहे हैं तो ऊर्जा किस रूप में रहेगी, आवेश के ही रूप में रहेगी। यानी आवेश हो गया तो सॉरी, किसी संधारित्र में संचित किस रूप में रहती है, किस रूप में रहेगी, आवेश की वजह से। उस आवेश का जो प्रभाव होगा, आवेश हम बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रभाव जितना ज्यादा होगा तो वही तो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो प्रभाव मतलब क्या हो गया, उसका क्षेत्र हो गया। प्रभाव इन द सेंस क्या हो गया, उसका क्षेत्र हो गया। तो जितना उसका किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में से किस रूप में रहती है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, विभव पे, धारिता पे और आवेश पे मत जाइएगा। हम जानते हैं कि आवेश देते हैं, उसको आवेश देते हैं तो उसकी क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, ताकत बढ़ती जाती है। लेकिन किस रूप में संचित रहती है वो संधारित्र के भीतर, संधारित्र के भीतर वो किस रूप में संचित रहती है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में। तो इसको हमेशा आप लोग लर्न कर लीजिएगा, माइंड में रखे रहिएगा कि किसी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है किस रूप में होती है, वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। ठीक है, चलिए इसको हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको लर्न करके रखिएगा माइंड में हमेशा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या है। धारिता, धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। C इक्वल टू क्या आया था, ये फॉर्मूला आया था कि नहीं। संधारित्र की धारिता क्या होती थी, मैंने बताया था कि उसकी क्या होती है, ताकत होती है कि कितना वो आवेश एकत्रित संग्रहित कर रहा है। ठीक है, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि वो कितना आवेश को अपने अंदर संग्रहित कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता बोलते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला आया था Q/V। ठीक है, इसका यहां से यूनिट क्या हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा भाई, कूलाम हो गया। वोल्ट का क्या हो जाए, V का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं, ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रक पूछे तो फॉर्मूला आपको याद है, तुरंत फॉर्मूले पे C इक्वल टू Q/V रख दीजिए, कूलाम पर विभव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ये हमेशा आपको ये लर्न कर लीजिएगा, माइंड में रखे रहेगा हमेशा। ठीक है, एक नंबर का बढ़िया क्वेश्चन बन गया है इससे। तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होता है, दूसरा क्या हो गया, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 हो गया, 16 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। देखिए ये 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है। ठीक है, कि किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र निकालिए। अगर सूत्र निकालने के लिए आ गया तो ड्राइव करना पड़ेगा, 2 नंबर में आ सकता है, अदरवाइज आपका ऑप्शनल में क्या आ जाएगा, सीधे सूत्र पूछ देगा। ठीक है, लेकिन हम चलिए आपको हम दोनों तरीके से बता देते हैं कि कैसे ये सूत्र आता है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग आवेश देते हैं, ठीक, किसी संधारित्र को आवेश दे रहे हैं। तो दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जितना कार्य करते हैं वही उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, तो आवेश दे रहे हैं, मान लेते हैं हम कि किसी प्लेट को, ये हमारा संधारित्र है, ठीक है, इसको हमने दिया कितना, dq चार्ज। कितना दिया हमने,
डी क्यू, एक छोटा डी क्यू आवेश दिया हमने इसको, ठीक। तो डी क्यू आवेश को देने में कितना कार्य करना पड़ गया, हमने मान लिया डी डब्ल्यू, कितना मान लिया हमने, डी डब्ल्यू मान लिया, यानी डी क्यू आवेश देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा कितना, डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यह जानते हैं हम लोग कि वैल्यू हमारी क्या होती थी, W इक्वल टू क्या होता था, V इंटू क्यू होता था, ठीक। टोटल वर्क क्या होता था, विभवांतर गुणे आवेश होता था, विभव गुणे आवेश। तो यहां से अगर हम लोग देखा जाए तो W इक्वल टू, अगर यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाए तो अगर DW वर्क कर रहा है कितना आवेश देने के लिए, DQ आवेश देने के लिए, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने DQ आवेश देने के लिए कितना कार्य किया, DW किया, तो फॉर्मूला W इक्वल टू VQ होता है, यानी DW कार्य किया DQ आवेश देने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब संधारित्र के केस में क्या होता है, DW इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है संधारित्र के केस में, Q बाई C होता है कि नहीं होता है। इसको हम लोग स्मॉल क्यू भी ले, इस तरीके से Q बाई C ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या लिख दें, अगर हम यहाँ पे Q अपॉन C रख दें और यहाँ DQ कर दें, ठीक, Q अपॉन C इंटू DQ हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से 0 से W हो गया, यहाँ 0 से Q हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/C बाहर आ जाएगा और Q को DQ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से जो कार्य किया वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरह फार्मूला। अगर अति लघु में पूछता है तो इस तरीके से आप थ्योरी में लिख के इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्म में अगर डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी में आना तो आपको याद रहना चाहिए Q स्क्वायर बाई 2C हो गया, ठीक है। इसके और भी फार्मूले बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाफ Q स्क्वायर बाई C है। तो यहाँ हम लोग क्या, कभी C इक्वल टू क्या लिख देते हैं, C इक्वल टू Q बाई V, अगर हम लोगों ने ले लिया C इक्वल टू Q बाई V रख लिया, तो यहाँ पे C की जगह Q बाई V रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, C की जगह क्या रख दिया, Q बाई V। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ऐसे C की जगह Q अपॉन V, यहाँ से एक Q से एक Q कट जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ Q इंटू V हो जाएगा, ठीक। और एक क्या हो जाएगा, एक आपका ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यानी ये तीन फार्मूले बनते हैं, ये हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ QV और हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ से। क्लियर है, चलिए इसको देख लीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ड्राइव भी कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ड्राइव करके लिख लेंगे अगर अति लघु में आया तो, नहीं तो अगर इसमें बहुविकल्पी में आया तो आपको याद रहना चाहिए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देख लीजिए, इसको नोट करना है नोट कर लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्या दिया है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है कि वायु में, एयर में, यानी निर्वातक प्रकार से एयर में क्या है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। वायु में 2 आवेश रखे हुए हैं, ठीक, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं
तो प्रत्येक दो बिंदु आवेशों को निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। हम लोगों ने पढ़ा था निकाय की वजह से अगर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो निकाय की वजह से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनता था, क्या आता था, U इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। आता था कि नहीं आता था, सॉरी के Q1 Q2 दो आवेश रहते थे ना, तो U इक्वल टू क्या हो जाता था, के Q1 Q2 अपॉन आर हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो आवेशों का मान भी दिया हुआ है, आर की वैल्यू भी दी हुई है हमें। अगर यहाँ पे रख के हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे U इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, के इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आइए हमेशा अगर कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है, क्वेश्चन जल्दी करने हैं, तो वैल्यू आपको कुछ लर्न करके रखनी पड़ेगी। 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू माइक्रो कुलाम दिया है, तो माइक्रो कुलाम में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 कुलाम इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। 1 माइक्रो कुलाम है। ठीक, तो 1 माइक्रो कुलाम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो कुलाम को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या दिया है, अपॉन में आर हो गया। आर की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर है। यूनिट का हमेशा माइंड ध्यान रखना है कि इसको एमकेएस या एसआई में रखना है। ठीक, 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने रख दिया 10⁻2 रख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए इसको अगर हम लोग ऊपर लेते जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 के घाते -6 -12 गुणे 10 के घाते 2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 9 2 11, ये हो गया 11 -12, 11 -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये देखिए 9 टू पावर हमेशा ऐड हो जाते हैं, 9 2 11 हो गया, 10 के घाते 11 -12, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 9 गुणे 10 के घाते -1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/10 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9। और क्या हो जाएगा, 0.9 स्थितिज ऊर्जा है तो किस फॉर्म में आ जाएगी, जूल हो जाएगा हमारा। कभी ये मत कर देना 0.9 देख के इसको टिक कर दें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.9 जूल हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हमने किया इसको। किया क्या कि स्थितिज ऊर्जा पूछी है, दो ऋणात्मक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, के इक्वल टू, भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू हमारा क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। वी की वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। एक अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, Q2 हो गया, के Q1 Q2 बाई आर हो गया। यहाँ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ये हमने ले लिया। माइक्रो कुलाम दिया था, इसकी वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, इसको ऊपर लेते गए यहाँ से। ठीक, अब ये माइनस ऐड हो गया, पावर को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर -1 आ गया, 9/10 आ गया। ठीक, 9/10 को सॉल्व किया, 0 10 और 9 जूल आ गया। कितना आ गया, हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बहुविकल्पी में। अति लघु में भी बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देख लीजिए इसको, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुविकल्पी में लेकिन दे दिया है। कभी कभी हो जाता है, थोड़े टफ क्वेश्चन जो होते हैं उनको बहुविकल्पी में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस पर आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि पारे की n बूंदों
जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, r है, वो प्रत्येक पर आवेश कितना है, q है, से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। यानी पारे की n बूंदों जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है वह प्रत्येक पर आवेश q है से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। बड़ी बूंद का विभव प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगा। यानी इनकी विभव पूछा है बड़ी का किसके तुलना में, छोटी के तुलना में। ठीक है, कि जितनी छोटी बिंदुओं से मिलके हमारे n छोटे छोटे बिंदु है, हमारे पारा है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए, पारे की n बूंदों, यानी पारा है, ठीक, पारे की क्या है, छोटी छोटी हमारी क्या है, n बूंदें हैं। ये कितनी है, n बूंदें हैं टोटल। इनसे मिलके क्या बना है, एक हमारी बड़ी बूंद बनी है। एक क्या बना है, इनसे मिलके एक बड़ी बूंद बनी है। अच्छा, इनमें प्रत्येक का त्रिज्या क्या है, r है, और आवेश कितना है इन पे, q है। कितना है, इनकी प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, r है, और आवेश कितना है, q है, सब पर है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। तो बड़ी बूंद का विभव प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगा। चलिए, यानी इसका निकालना है विभव किसके रिस्पेक्ट में, प्रत्येक छोटी बूंद के। मान लीजिए छोटी को v डैश मान लिए हम लोग। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम लोग। इसमें दिमाग कहाँ लगाना है, माइंड कहाँ लगाना है भाई। डायरेक्ट अगर ऐसे सोचेंगे तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पे माइंड लगाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि छोटी छोटी बूंदों को मिलकर बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, यानी अगर हम लोग देखें कि ये हमारी बड़ी बूंद है, ठीक है, अगर इस पे सब पे q आवेश है, इन सब पे q आवेश है, अब बूंदे कितनी है, n है, तो हमने बताया था कि टोटल आवेश कितना है, ne होता है, या q इक्वल टू ne मान लीजिए होता है। ठीक है, तो अगर n आवेश है, सब पर कितना है, q है, तो इस पे आवेश कितना हो जाना चाहिए, इसका आवेश अगर मान लेते हैं हम q है, तो इसकी वैल्यू कितना होनी चाहिए, q इक्वल टू n टाइम स्मॉल q मान लेते हैं। q इक्वल टू क्या होगा, n टाइम स्मॉल q, यानी n छोटी छोटी आवेश जो हैं, q आवेश कितनी बूंदे हैं, n बूंदे हैं, तो n इंटू q क्या हो गया, बड़े वाले पे हो गया। होगा कि नहीं होगा, यानी बड़े वाले का आवेश हमारा q है, तो क्या हो, इसकी वैल्यू हो जाएगी, रिलेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू n इंटू स्मॉल q। ठीक, अब देखिए भाई, ये बताइए इन लोगों को मिलाएंगे अगर हम लोग, इन लोगों को मिलाकर बड़ी बूंद बनी है, तो क्या बड़ी बूंद का आयतन, क्या बड़ी बूंद का आयतन n टाइम इन छोटी बूंद का आयतन होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मिला के एक बड़ी चीज बनाएं, तो भाई अगर बड़ी चीज का जो आयतन होगा उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो जितनी छोटी चीजें उनका n उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, बड़ी, जैसे बड़ी बूंद का आयतन बराबर, अगर मान लीजिए n छोटी 10 छोटी बूंदें हैं, तो 10 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, अगर इसके आयतन की बात करें, इसके आयतन की बात करें किसके, बड़े बूंद की। ठीक है, अगर हम बड़े बूंद की आयतन की बात करें हम लोग, बड़े बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, n टाइम क्या हो जाएगा, छोटे बूंद का आएगा कि नहीं, बड़े बूंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n टाइम छोटे बूंद का आयतन। तो इसका आयतन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, 4/3 पाई, इसका रेडियस मान लेते हैं, बड़े वाले का क्या है, r है, क्या मान लिए हैं, r है, 4/3 पाई r क्यूब, बड़े वाले का आयतन हो गया भाई। और छोटे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, n टाइम हो गया इनटू छोटे वाले का आयतन क्या हो जाएगा, इसका भी 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r दिया हुआ है, तो पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, q इक्वल टू बड़े बूंद का पूरा आवेश n टाइम छोटे बूंद का आवेश हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू n इंटू क्यू हो गया, और बड़े बूंद का आयतन बराबर n टाइम छोटे बूंद का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटे बूंद का आयतन। तो बड़े बूंद का आयतन अगर 4/3, रेडियस कैपिटल R ले लिए, पाई r क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 स्मॉल पाई r क्यू। ठीक, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या रिलेशन मिलता है, r इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू r, एक इक्वेशन ये मिलेगा भाई। 4/3 पाई से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और जब
r की पावर 3 है, स्मॉल r की पावर 3 है, अगर इन दोनों का क्यूब दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, इन दोनों को अगर रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू r हो जाएगा। और एक दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा q इक्वल टू n इंटू क्यू। तो अगर हम लोग अब विभव का फार्मूला लगाएं, विभव का फार्मूला क्या होता है, विभवांतर का v इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर होता है। ठीक, अगर हम लोग निकालें तो यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। यहां पे मान लेते हैं बड़े का विभव पूछा है, ठीक, के क्यू बाई आर, बड़े का विभव पूछा है किसके तुलना में, बड़ी बूंद का विभव प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में पूछा है, तो के क्यू बाई आर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग दिखाई दे रहा है v इक्वल टू अगर हम लोग क्या रखें, k रखें, q की जगह क्या रख दें, प्रत्येक छोटी बूंद में पूछा है n इंटू क्यू हो गया, क्या हो गया, n इंटू क्यू हो गया, अपॉन में v हमारा क्या है, के क्यू बाई आर, बड़े का r का क्या हो जाएगा, n की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यानी यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखिए कैपिटल V यानी बड़ी बूंद का विभव बराबर k, कोई दिक्कत नहीं, k को रहने दीजिए, n के पावर कितना आ जाएगा, ऊपर n है, नीचे n की पावर 1/3 है, यानी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, n के पावर 2/3 के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर हो गया, ये क्या आ गया, बड़े का आ गया। अच्छा, तुलना करना है, इसमें तुलना कैसे करेंगे, एक छोटे बूंद का अगर हम लोग विभव ले लें स्मॉल v या v डैश मान लीजिए, तो क्या आएगा, के क्यू बाई आर ही होगा भाई, स्मॉल आर होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। तो यहां अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या हो जा रहा है, यानी अगर यहां पे हम लोग इसको देखा जाए तो हमारा कैपिटल V यानी कैपिटल V इक्वल टू क्या जा रहा है, n के पावर 2/3 इंटू v डैश, यानी बड़े बूंद का आयतन क्या है, n के पावर 2/3 गुना v डैश है, छोटे बूंद का है, यानी बड़े बूंद का विभव जो क्या होगा, n के पावर 2/3 गुना छोटी बूंद के बराबर होगा, छोटी बूंद के विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए करने का तरीका क्या था, करने का तरीका यही होता है, इस पे कई तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन को बना दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र में पूछ दिया, कुछ भी पूछ सकता है, विभव पूछ दिया, जो पूछेगा उसका पहले फार्मूला हमारे पास रहना चाहिए, और छोटी बूंद और बड़ी बूंद में कैसे रिलेट करना, ये चीज हमको पता रहना चाहिए। तो ये चीज अगर मैं पता रहा कि बड़े बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, जितने छोटे बूंद है उनका टाइम इंटू छोटे बूंद का आवेश, बड़े बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बूंद का आयतन बराबर जितने छोटी बूंद है उनका नंबर इंटू एक छोटी बूंद का आयतन, अगर ये सारे उनका रेडियस या त्रिज्या और आवेश सब पर सेम दिए हुए हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा दो यहां से तरीका है, यही हमारे दो मेन पॉइंट है, एक ये और ये आयतन और आवेश, इन दोनों कैलकुलेट कर लें तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लेंगे कितना गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, n की पावर 2/3 गुना हो जाएगा बड़ी बूंद का विभव जो होगा छोटी बूंद की तुलना में। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, ठीक है, चलिए आइए, अगर कोई प्रॉब्लम आया और ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, इसको एक बार इस तरह के क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा आपको। क्लियर है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, हम लोगों ने पढ़ा था किस पे निर्भर करती है, तीन चीजों पे, संधारित्र के, कैपेसिटर के, किस पे, शेप पे, साइज पे, और उसके अगल बगल के मीडियम के, यानी किस पे हो जाएगा, आकृति प्लेटों के बीच की दूरी पे, प्लेटों के आवेश पे, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आधार पर। तो किस पे हो जाएगा इसका, मैंने क्या बोला था, उसके आधार पे हम लोग निर्भर करते हैं कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। ठीक, शेप कैसा, उसका बनावट कैसा है, उसकी साइज क्या है। ठीक है, और तीसरा क्या था, उसके माध्यम पे, माध्यम पर चर्चा यहाँ किया नहीं है, प्लेटों के बीच की दूरी पर
नहीं करेगा निर्भर। प्लेटों के आवेश पे नहीं करेगा। प्लेटों की आकृति पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया, प्लेटों के आधार पर दिया, यानी प्लेटों का आधार हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेप एंड साइज दोनों आ जाएंगे। क्लियर है। तो एक संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर, एक मिनट, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, सॉरी क्वेश्चन क्या दिया है, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ नहीं पाया था, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, यानी किस पे निर्भर नहीं करती है, सी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, यहाँ से एप्सिलॉन फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी प्लेटों के बीच। अच्छा, अगर हमारा क्या होता है, पैरेलल प्लेट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होते हैं, समानांतर संधारित्र होते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है भाई। ठीक है, तो प्लेटों की बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, और उसके प्लेटों के आवेश पर भी निर्भर करता है। सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। ठीक, इस पे भी निर्भर करता है, और प्लेटों की आकृति पर, शेप पे भी निर्भर करता है। आधार पर, आधार इन द सेंस क्या हो गया, उसका आधार कैसा है प्लेट का, प्लेट के आधार पर। तो आधार से में कोई मतलब नहीं है, शेप हो गया, साइज हो गया, उसका माध्यम हो गया, ये हमारा क्या है, उसका माध्यम हो गया, ये प्लेटों के आवेश पर हो गया, और प्लेटों की बीच की दूरी पर हो गया। ठीक है, इसको मैंने पढ़ नहीं पाया था, संधारित्र की धारिता दिया हुआ है, किस पे निर्भर नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, आवेश पर, प्लेटों के बीच पे दूरी कर, प्लेटों की आकृति पे करेगा, किस पे नहीं करेगा, प्लेटों के आधार पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, प्लेटों के आधार पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है यहां पर, एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्न से यह परिवर्तित नहीं होगा। चलिए क्या दिया है कि एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जिनका परावैद्युतांक का मान जो होता है के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए। ठीक है, हमारे प्लेट है, इनके बीच में क्या हो गया, परावैद्युत किसी मीडियम की एक क्या रख दी गई, एक यहाँ पे इस तरीके से पट्टी रख दी गई यहाँ पे। ठीक है, क्या रख दी गई, पट्टी रख दी गई। तो पूछा नहीं क्या परिवर्तित नहीं होगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करिए, जैसे मैंने कंफ्यूज हो गया था, पूछा परिवर्तित होगा कि परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ पूछा कि परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा, अब देखिए सब पे हमको सबको देखते हैं कौन किस पे डिपेंड करता है। विभवांतर की बात करें, V इक्वल टू क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, नियतांक, ये क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। लेकिन अगर कोई माध्यम रख दिया जाए EM इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, K इंटू E नॉट हो जाता है। ठीक, यानी इसमें माध्यम रख दिए तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वेरी करेगी, यानी इस पे डिपेंड कर रहा है। विभवांतर क्या है, परिवर्तित, विभवांतर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। निर्वात में था तो कुछ अलग था, माध्यम रख दिया जाएगा तो बदल जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं, दूसरा देखें क्या दिया हुआ है, ऊर्जा के बारे में करते हैं। ऊर्जा भी हमारा क्या होता है, ऊर्जा हमारा क्या होता है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R होता है। K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो गया। तीसरा क्या, धारिता, धारिता भी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, यानी इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, बचा क्या, आवेश, यानी एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो प्लेटों में से निम्न परिवर्तित नहीं होगा। भाई आवेश जितना देंगे उतना रहेगा, वो तो परिवर्तित होगा नहीं। ठीक, परिवर्तित क्या होगा, विभवांतर, धारिता और ऊर्जा। तो इसको हमेशा याद करके रखिए कि क्या परिवर्तित नहीं होता है, परावैद्युत माध्यम अगर रखते हैं हम बीच में तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, हमारा आवेश परिवर्तित नहीं होता है। याद करके रखेंगे तो ये तुरंत आपका क्लियर रहेगा, तुरंत आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रेणी में जोड़े गए 5 संधारित्र की परिणामी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है,
यदि इसको समानांतर क्रम में जोड़ दें तो इतने संग्रहित कुल ऊर्जा होगी। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि श्रेणी में जोड़े गए 5 संधारित्र की परिणामी धारिता श्रेणी में सीरीज में कैसे जुड़ता है, श्रेणी क्रम में धारिता कैसे जुड़ती है। श्रेणी में जोड़े गए 5 समानी संधारित्र परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। यानी सीरीज में जोड़ने के लिए क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। इस तरीके से हम लोग ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है 4 माइक्रोफैरड दिया है। कब? जब 5 समान संधारित्रों की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड कब? जब श्रेणी में जोड़े गए हैं। यानी श्रेणी में जोड़े गए तो 1/4 सॉरी माइक्रोफैरड है मान लेते हैं। सब समान दिया हुआ है, समान है तो c मान लेते हैं हम। तो 1/c + 1/c + 1/c + 1/c + 1/c कितने हैं 3 2 5 हैं। तो यानी क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 4 माइक्रोफैरड = 5/c। यानी यहां से अगर c की वैल्यू हम देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो c की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी c = क्या मिल जाएगा 20 माइक्रोफैरड। c = क्या मिल जाएगा 20 माइक्रोफैरड। यानी हमें एक की पता चल गई, हमें एक का पता चल गया। यदि इनको समानांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित करें तो इसमें संग्रहित कुल ऊर्जा होगी। अब देखिए अगर हमें क्या पता चल गया एक की संधारित्र पता चल गया, हमारे पास फार्मूला क्या होता है U = V पता है और C अगर हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1/2 CV²। हम लोग फार्मूला लगा देंगे, हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हमें पता है 1c तो पता चल गया, लेकिन अब बोला इनको समानांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। समानांतर क्रम में क्या होता है C इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर C संधारित्र का टोटल मान अगर निकालें तो क्या होता है ऐड होता है C1 + C2 + C3 इस तरीके से ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा अगर C इक्विवेलेंट यहाँ पे अगर समानांतर में जोड़ दे रहे हैं 20 माइक्रोफैरड को हम लोग क्या 5 बार जोड़ रहे हैं तो 20 पंजे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी 100 माइक्रोफैरड हो गया। यही तो आएगा 20 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 पंजे 100। यानी समानांतर में जोड़ दिए तो टोटल हमें कितना मिल गया धारिता C इक्विवेलेंट 100 माइक्रोफैरड आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला हम लोग अगर यहाँ यूज करें हम लोग सीधे फॉर्मूला क्या होगा संग्रहित कुल ऊर्जा क्या होगी। हाँ ऊर्जा क्या होगी U = 1/2 CV²। फार्मूला लगा देते हैं 1/2 C की वैल्यू कितनी हो गई 100 माइक्रोफैरड यानी 100 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड। V का स्क्वायर 400 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 × 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 से 16 कट करेंगे 8 आ गया। यानी 8 × क्या हो जाएगा 10⁻2 यहाँ पे 4 यहाँ पे है यानी 10⁻6 × 10⁻⁻6। ठीक, तो क्या हो गया 10⁻0 वैल्यू क्या आ गया 8 × 10⁻0 8 × 1 आ गया। यानी यहां से वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 8 यूनिट क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि श्रेणी में जोड़े गए किसी कोई भी मान लेते हैं XC हम वैल्यू मान लेते हैं। श्रेणी में जोड़ा गया तो इतना दिया हुआ है और समान है श्रेणी में जोड़ के वहां C की वैल्यू निकाल लेंगे। किसी एक की मिल गई, अब इनको समानांतर क्रम में जोड़ा किसी एक क्या मतलब सब समान ही है, किसी एक की वैल्यू हम लोग निकालें यानी सब समान है। तो इनको समानांतर क्रम में जोड़ दिए, समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल धारिता मिल जाएगी निकाय की। जब निकाय की टोटल धारिता मिल गई तो उसकी ऊर्जा निकालना 1/2 CV² लगा देंगे, वैल्यू लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, यहां से हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, संधारित्र में प्रयोग की जाने वाला है परावैद्युत पदार्थ है। कोई भी हम लोग परावैद्युत पदार्थ यूज कर सकते हैं, मोम भी, अब्रक भी, कागज भी। ठीक है, वाटर भी हो सकता है। तो ये क्या होंगे ऑप्शन दिया है ये सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22वें का चौथा क्या ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी होते हैं। क्लियर है, चलिए इसको देख के ऐसे लगा दीजिएगा ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, क्या दिया हुआ है संधारित्र की धारिता तुल्य धारिता पूछा हुआ है A और B के बीच में।
ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितना होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कितनी होगी धारिता। देखिए करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोग चेक करेंगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, यानी कौन श्रेणी में और कौन समानांतर में। तो यहां से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या है हमारे श्रेणी में समानांतर में है। बताइए दोस्तों, ये हमारे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड दिया है तो 1/c इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, यानी 1/c इक्वल टू 2/1, यानी यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी, c इक्वल टू 1/2, यानी इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की धारिता क्या हो जाएगी, 1/2 माइक्रोफैरेड, 1/2 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये और ये तीनों यानी क्या, इसको देखिए ध्यान से, ये और अगर इन दोनों को मिला लें और इसको मिला लें, ये तीनों क्या है, समानांतर में है। किसमें है, ये तीनों समानांतर में है। तो इन तीनों को आसानी से ऐड कर देंगे हम लोग। समानांतर में क्या होता है, डायरेक्टली अगर c इक्वल टू c होता है तुल्य धारिता, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 इस तरीके से ऐड होता जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अगर तुल्य धारिता निकालें CAB, A और B के बीच की, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 प्लस इसका कितना आ गया बीच वाले का 1/2, यानी यहां से क्या आ गया 2 + 1/2 माइक्रोफैरेड, यानी 2.5। डायरेक्ट हम लोग देख लें क्या आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2.5, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि पहले श्रेणी में निकाल लेंगे कौन श्रेणी में है कौन समानांतर में है, सबको इस तरीके से चेक करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पे अभी हम लोग और आगे प्रैक्टिस करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में ढेर सारे सर्किट आएंगे, उनके बारे में हम लोग सॉल्व किया जाएगा, तो इस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, बाकी तरीका ये होता है निकालने का। तो क्या आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरेड आ गया। चलिए इसको देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 100 माइक्रोकूलम 10 वोल्ट का संचित ऊर्जा होगी। क्या दिया, 100 माइक्रोकूलम धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में संचित ऊर्जा होगी। सीधे हम लोग संचित ऊर्जा क्या, जितना कार्य करेगा वही क्या होगी, उसकी संचित ऊर्जा हो जाएगी। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। V हमारा कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रोकूलम, यानी 100 माइक्रोकूलम 10⁶ कूलम। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, 100 माइक्रोकूलम धारिता वाले संधारित्र को, धारिता वाले यूनिट यहाँ पे गड़बड़ दिया है, माइक्रोफैरेड होना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये V इंटू Q हो जाएगा। अच्छा, Q²/2C, Q इंटू V, Q इसको CV, हाफ CV² Q इंटू V कर देते हैं यहाँ से। हाँ, ये क्या होगा, ऊर्जा क्या हो जाती है, सॉरी संधारित्र में हमारी कितनी ऊर्जा हो जाती है, संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ QV होती है। मैंने पढ़ा था 3 फार्मूला, क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV²। कार्य अगर रहता तो हम लोग पूछते हैं, ठीक है, लेकिन संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है दूसरे तरीके से होती है, तो क्या हो जाता है, हाफ Q इंटू V हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ Q की वैल्यू क्या दिया है, 100 माइक्रोकूलम, 100 × 10⁻⁶। Q की वैल्यू दिया है, वोल्ट कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा, 2 2 5 जा 10, वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻, ये 2 हो गया -6 हो गया, क्या हो जाएगा 2 - 6, 5 इंटू 10⁻2 - 6, 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴ हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहें ये भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴ है, 5/10 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको इस तरीके बनाने की कोशिश करेंगे। 10⁻⁴ है, एक हमारा 10 नीचे है,
सॉरी -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइक्रोन धारिता वाले कभी गलती मत करिएगा कि कार्य वाले से कर दे, कार्य वाले से वो अगर पूछता है कुल कार्य कितना किया, इसमें पूछा 100 माइक्रोन धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमने फॉर्मूला निकाला था कि 1/2 QV होता है। तो ये फॉर्मूला रख के यहां से हम लोग इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए देख लीजिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी धारिता वाले संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U, यदि आवेश बढ़कर TQ कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा हो जाएगी। सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश दे रहे हैं, ठीक है। सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है, यदि आवेश बढ़कर 2Q कर दिया जाए तो U इक्वल टू क्या होता था, Q²/2C हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। यानी सी धारिता के Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है, यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए, यानी आवेश क्या होता है, धारिता के डायरेक्टली वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम लोग Q को 2 गुना करेंगे, Q की वैल्यू अगर हम लोग 2Q रख दें तो U क्या हो जाएगा, Q की जगह 2Q रख दें तो 2Q का स्क्वायर हो जाएगा, यानी U क्या हो जाएगा 4Q²। तो यहां से डायरेक्ट क्या पता चल जाएगा, 2Q कर दिया जाए संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4U के बराबर हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायग्राम से देख के हम लोग तुरंत इसको कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, धारिता दिया हुआ है 3 फैरेड 3 फैरेड 3 फैरेड, ये दोनों क्या है, समानांतर में है कि श्रेणी में है, श्रेणी में है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/C = 1/3 + 1/3 + 1/3, ठीक। इन तीनों को हम लोग निकाल लिए तो क्या आ जाएगा, C = 1/C = 1 हो गया, ठीक। 3/3 हो जाएगा, तो C = क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब ये भी A और B के बीच पूछा है, तो A के बीच क्या होगा, ये तीनों को मिला के तो 1 होगा, ये दोनों भी तो हैं इसके बीच में, भाई क्या होगा, एक प्रकार से हम लोग देखें क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इस तरीके से बना हुआ है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ है। इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। अब ये दोनों क्या है, समानांतर में, समानांतर में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 3 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। A और B की ये गलती मत करिएगा 3 3 6 3 9 कर दें, या कुछ भी कुछ और लगा चले हैं, 3 चौक के 12 कर दें, ये नहीं। 3 क्या है, श्रेणी में है, श्रेणी की वैल्यू निकालेंगे, इनका तुल्य 1 आ गया। अब A B, ये वाला 3 और ये वाला 1 क्या है, समानांतर में, 3 + 1 हम लोग जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमारा क्या है, बहुविकल्पी हमारा क्या हो गया, यहां तक अब खत्म हो गया, ठीक है। यानी इस सेकेंड चैप्टर के विद्युत विभव तथा धारिता के जो भी बहुविकल्पी प्रश्न थे, समरी के बाद हमने क्या किया, बहुविकल्पी प्रश्न को हमने सॉल्व किया। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कैसे इसको सॉल्व किया गया, प्रैक्टिस किया गया, फुल एनर्जी के साथ हम लोगों ने पढ़ाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या है कि हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न खत्म कर लिए हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अति लघु क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अति लघु क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे 1 नंबर के 2 नंबर के कैसे आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।